Hey guys, let's understand the traditional cost management. एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। आप लोगों ने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह चैप्टर्स इंटर में पढ़े हैं जो हमें एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स सिखाते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट और ओवरहेड का एलोकेशन करता है टू द प्रोडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस करता है। मेन फोकस कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पर ही रहता है। अंडरस्टूड? तो चलिए अब समझते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स एलिमिनेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द यूसेज ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर सर्विसेज टू कंट्रोल द कॉस्ट। सिंपली एक्सपेंस हो ऐसी एक्टिविटीज को एलिमिनेट या रिस्ट्रिक्ट करके कॉस्ट कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में 2 बार मिल्क टी और मिल्क कॉफी सर्व की जाती है। अब कंपनी ने 2 बार की जगह 1 बार मिल्क टी और मिल्क कॉफी सर्व करना स्टार्ट किया टू कंट्रोल द कॉस्ट। कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए एक सर्विंग ही एलिमिनेट कर दी। ये कॉस्ट कंट्रोल है। गॉट इट? तो फिर कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन मीन्स टू फाइंड सम लोअर कॉस्ट अल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग। कॉस्ट कंट्रोल में वो एक्टिविटी या मटेरियल ही एलिमिनेट कर देते हैं, बट इन केस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन किसी लोअर कॉस्ट अल्टरनेटिव का यूज किया जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कंपनी में 2 बार मिल्क टी और मिल्क कॉफी सर्व की जाती है। अब कंपनी ने 2 बार मिल्क टी और मिल्क कॉफी की जगह 1 बार मिल्क टी और मिल्क कॉफी और दूसरी बार ग्रीन टी और लेमन टी सर्व करना स्टार्ट किया टू रिड्यूस द कॉस्ट। कंपनी ने कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए लोअर कॉस्ट अल्टरनेटिव चूज किया। दिस इज द कॉस्ट रिडक्शन। Hope you are clear with cost control and cost reduction. Detailed explanation of cost control and cost reduction would be part of chapter 4. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन फोकस एंड एजम्पशन कॉस्ट कम करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। हमने जो इंटरमीडिएट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल पढ़ा है वही एक्चुअल रिजल्ट्स और स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। सिंपल, राइट? वेरिएंस एनालिसिस के हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ताकि फ्यूचर रिजल्ट्स को बेहतर बना सके एंड जो हमारे स्टैंडर्ड और बजटेड टारगेट्स हैं उसको अचीव कर सके। इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस है जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Hey guys, so let's discuss the limitations of the traditional cost management. इस सिस्टम की पहली लिमिटेशन है कि फोकस इंटरनल फैक्टर्स पर ही रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ, कस्टमर रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा इग्नोर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में कॉस्ट को कम करने के लिए अपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया, इग्नोरिंग द मूव्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट सिचुएशन। कंपनी का ये मूव प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स को लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में किया जाता था। समझ में आ रहा है? Another biggest limitation is the focus, actually excessive focus on cost control and cost reduction. पर ब्रॉड कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वजह से प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है, जो कस्टमर्स को दूर करेगा और सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगा। और तो और मॉडर्न कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही है। एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन क्वालिटी को डिग्रेड करेगा और कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर्स के पास ले जाएगा। मॉड्यूल में एक एग्जांपल दिया गया है कि एक टेलीकॉम कंपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए अपने कुछ कस्टमर सर्विस सेंटर्स क्लोज कर देता है, जिसके कारण दूसरे सेंटर्स पर ओवरक्राउडिंग और लॉन्ग वेटिंग टाइम हो जाएगा, जो कस्टमर्स को डिससेटिस्फाई कर सकता है। और तो और ज्यादा वर्कलोड एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है और डिससेटिस्फाई भी कर सकता है, जो अल्टीमेटली कस्टमर्स को अफेक्ट करेगा और वो कॉम्पिटिटर्स के पास जा सकते हैं। तो इस तरह का कॉस्ट रिडक्शन आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लिमिटेशन है कि ये सिस्टम अकाउंटिंग डेटा पे रिलाई करता है, जो डिसीजन मेकिंग के टाइम शायद मिसलीड कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्टिंग के लिए ग्रेट टूल है,
पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए नॉट एट ऑल, क्योंकि ये पास्ट डेटा प्रोवाइड करता है और डायनेमिक्स ऑफ मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स को इग्नोर करता है। गॉट इट? इस मेथड में रिव्यू काफी कम किया जाता है, तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस और एक्टिविटीज को इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। इम्प्रोवाइज मीन्स टू एक्ट ऑन द स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो मशीनरीज की कंडीशन का फ्रीक्वेंट रिव्यू नहीं करती, और जब मशीनरीज ब्रेकडाउन हो जाए तब कंपनी को लॉस बेयर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन टाइम एंड आइडल लेबर टाइम। और अगर किसी अर्जेंट ऑर्डर को कंप्लीट करना होगा तो प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जो कॉस्टली हो सकता है। गॉट इट? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में रिएक्टिव अप्रोच को प्रिफर किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। ठीक है? ये मेथड 3 से 6 महीने या 1 साल जैसे शॉर्ट टर्म के लिए कॉस्ट सेव करने में बिलीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरीज का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को बचाना शॉर्ट टर्म आउटलुक है, क्योंकि जब वो ब्रेकडाउन होगा तब ज्यादा एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ेगा। ऐसे रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस को थोड़े टाइम के लिए बचाने से कुछ फायदा नहीं हो सकता। क्लियर? Hey guys, so let's understand the strategic cost management. Strategic cost management को समझने से पहले समझते हैं strategy. Strategy is a set of actions taken by managers of a company to increase the company's performance. Strategy मतलब मैनेजर्स के द्वारा लिए गए कोई भी एक्शंस जिसके कारण कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है। सिंपल, राइट? Strategic cost management means the application of cost management techniques, जो फाइनल सिलेबस का पार्ट है. So the application of cost management techniques so that they improve the strategic position of a business and control cost. पहले समझते हैं strategic position क्या है. Strategic position means business की relative position जो competitors से अलग है या फिर more valuable है. स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का फोकस है इस रिलेटिव पोजीशन को इंप्रूव करना. एंड अनदर फोकस एरिया इज टू कंट्रोल कॉस्ट. और टू कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन यूज किया जाएगा, पर क्वालिटी को अफेक्ट ना हो और तो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में भी सोचा जाएगा. दिस इज द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. गॉट इट? ये मेथड स्टिफ कंपटीशन मींस डिफिकल्ट कंपटीशन, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर की बढ़ती हुई डिमांड और टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन जैसे एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट कर सकता है और साथ में ज्यादा प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता है. स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का बेसिक एम है ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना टू अचीव द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप. अब सबसे पहले समझते हैं सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स फेवरेबल और सुपीरियर पोजिशन ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म ओवर द कॉम्पिटिटर्स. सिंपली समथिंग बेटर देन कॉम्पिटिटर्स फॉर लॉन्ग टर्म. सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की मदद से अचीव किया जा सकता है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब सुपीरियर क्वालिटी और सुपीरियर इनोवेशन और सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, और उसका क्लासिक एग्जांपल है एप्पल. एडिशनली सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉस्ट लीडरशिप से भी अचीव किया जा सकता है. कॉस्ट लीडरशिप में मटेरियल, लेबर और अदर सर्विसेज के कॉस्ट को कम करना टू अर्न हायर प्रॉफिट्स or to charge lesser price than the competitors to penetrate the market without affecting the quality. और उसका क्लासिक एग्जांपल है पार्ले-जी बिस्किट्स. Video part 14 and 15 of this chapter would cover detailed explanation of product differentiation and cost leadership. Got it? Strategic cost management में बिजनेस की हर एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन, परचेज, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी और सर्विसेज. इसे अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल के अर्ली स्टेजेस में ही इन्वॉल्व किया जाए तो फेलियर के हेवी कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है. क्लियर? Hey guys, let's understand the phases of strategic management. फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज इस प्रोसेस का पहला स्टेज है. जनरली स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करने का काम
टॉप लेवल मैनेजमेंट का है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज के बाद ये स्ट्रेटेजीज सारे लेवल्स को कम्युनिकेट की जाती है बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजीज कम्युनिकेट करने के बाद स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मेथड्स और टेक्टिक्स को डेवलप करना पड़ेगा फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। गॉट इट? ये इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजीज फ्रीक्वेंटली मॉनिटर होनी चाहिए। इस इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजीज को इवेल्युएट करने के लिए कंट्रोल्स को डेवलप करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिससे ये स्ट्रेटेजी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर रहे हैं या नहीं वो पता चलेगा। ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 4 फेजेस। होप यू आर क्लियर विद द सेम। Hey guys, is there any necessity of strategic cost management? Absolutely. So let's understand it. सबसे पहली नेसेसिटी है ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में कॉस्ट एनालिसिस करना, जिसमें स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स है उसको मोर एक्सप्लिसिटली मतलब कि क्लियरर वे में और इन डिटेल एंड फॉर्मल एनालिसिस करना, जिससे कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके। एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट पार्ट है स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इम्प्रूव करना। क्लियर? नेसेसिटी है कि कॉस्ट डेटा का एनालिसिस करना और उसे स्ट्रेटेजिकली यूज करना, ताकि अल्टरनेट मेजर्स डेवलप कर सके जो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने में मदद कर सके। और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द बेसिक एम ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। गॉट इट? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, जिससे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट इंफॉर्मेशन का मैनेजरियल यूज होता है, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 4 फेजेस नेमली फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल को क्लियरली डायरेक्ट करता है। कॉस्ट इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 4 स्टेजेस में यूज करने से वो ज्यादा मीनिंगफुल बन जाएंगे। फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस 4 स्टेजेस, refer video part 4 of this chapter. स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वैल्यू चेन की एक्टिविटीज के बीच के कॉस्ट रिलेशनशिप को ओवरऑल रिकॉग्निशन करने में हेल्प करता है। अब वैल्यू चेन मतलब कि चेन ऑफ एक्टिविटीज और प्रोसेसेस जो फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करता है। गॉट इट? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है वैल्यू चेन की एक्टिविटीज के बीच की कॉस्ट रिलेशनशिप का ओवरऑल रिकॉग्निशन करने में, और ये रिलेशनशिप को मैनेज करने वाली प्रोसेसेस जो कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प करेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप की हेल्प से अचीव किया जा सकता है। इस वीडियो में यूज हुई टर्मिनोलॉजीज लाइक स्ट्रेटेजिक पोजीशन, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप वगैरह समझने के लिए इस चैप्टर के वीडियो पार्ट 3 को रिफर कर सकते हैं। Hey guys, let's discuss the difference between traditional cost management and strategic cost management. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का आउटलुक शॉर्ट टर्म है, जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का आउटलुक लॉन्ग टर्म है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेम्पररी पीरियड के लिए कॉस्ट रिडक्शन करने पर फोकस करता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इग्नोर करता है, जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रखता है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मार्केट ग्रोथ, कंपटीशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट वगैरह को इग्नोर करता है, जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स पे फोकस किया जाता है। इस डिफरेंस को समझने से पहले हम समझेंगे कॉस्ट ड्राइवर को। कॉस्ट ड्राइवर मतलब डायरेक्ट कॉज ऑफ कॉस्ट और उसकी इफेक्ट ऑन टोटल कॉस्ट इनकर्ड। फॉर एग्जाम्पल, रेंट एक्सपेंस के लिए एरिया ऑक्यूपाइड कॉस्ट ड्राइवर है। अंडरस्टूड? नाउ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट के बेस पर होता है, जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हर एक्टिविटी के लिए सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर रहेगा।
Detailed understanding of the cost driver concept would be covered in video part 8 of this chapter. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड होता है। अब पहले समझते हैं ये तीनों टर्म्स को। स्कोर कीपिंग मतलब हर ट्रांजैक्शन और इवेंट का अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग करना, चाहे वो इंटरनल पार्टी करे या एक्सटर्नल। अटेंशन डायरेक्टिंग मतलब मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स और इनएफिशिएंसीज पर फोकस किया गया हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और बेस्ट अल्टरनेटिव को रिकमेंड करना। तो इस तरह से ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की मदद से रिकॉर्ड्स रखा जाता है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जाता है और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब सुपीरियर क्वालिटी और सुपीरियर इनोवेशन और सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। कॉस्ट लीडरशिप मतलब मटेरियल, लेबर और अदर सर्विसेज के कॉस्ट को कम करना टू अर्न हायर प्रॉफिट्स और टू चार्ज लेसर प्राइस देन द कॉम्पिटिटर्स टू पेनिट्रेट द मार्केट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। Video part 14 and 15 of this chapter would cover detailed explanation of product differentiation and cost leadership. Understood? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन, जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंटेनमेंट अलोंग विथ कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू इंप्रूवमेंट। Cost reduction means to find some lower cost alternative instead of eliminating any activity. जबकि कॉस्ट कंटेनमेंट मतलब ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस जिसमें एक्सपेंस लेवल को मेंटेन कर सके ताकि अननेसेसरी स्पेंडिंग को रोक सके या फिर एक्सपेंसेस को थॉटफुली रिड्यूस किया जा सके टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आज के एनवायरनमेंट में ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का अप्रोच रिस्क एवर्स है, मतलब कि लॉस ना हो या उसको अवॉइड करने के लिए रिस्क ही नहीं लेना। जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का अप्रोच है रिस्क टेकिंग एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट इटसेल्फ विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। स्कैम 1992 वेब सीरीज का फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है, जो आज के एनवायरनमेंट में काफी सही है। अब सभी को रिस्क तो लेना ही पड़ता है और अगर रिस्क एनवायरनमेंट और रिलेटेड फैक्टर्स को ध्यान में रख के लिया जाए तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। Got it? Hey guys, let's understand the strategic positioning analysis as one of the components of a strategic cost management. Before understanding the strategic positioning analysis, I want to tell you a story. गुजरात के एक टाउन में मेरी होटल है। हमारा टाउन काइंड ऑफ टूरिस्ट प्लेस है बट नंबर ऑफ होटल्स काफी कम है। हमारी होटल टाउन में काफी बड़ी है, आप लोग आ सकते हैं विजिट करने के लिए। रिसेंटली लोकल टूरिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन ने टाउन की सारी होटल्स का इंस्पेक्शन किया था। They had rated and ranked hotels of town according to their services and facilities. उन लोगों को हमारी होटल का ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर ओरिएंटेड कल्चर और सारी एक्टिविटीज में सिस्टमेटिक अप्रोच पसंद आया। लेकिन कोविड-19 और सीजनल चेंजेस के कारण लेस ऑक्यूपेंसी से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए। उन लोगों को हमारा बैंक्वेट हॉल और उसकी ऑक्यूपेंसी अच्छी लगी। हालांकि बैंक्वेट हॉल छोटा है बट कोविड-19 सिचुएशन में काफी ऑक्यूपाइड था ड्यू टू स्मॉल गैदरिंग्स एंड स्मॉल इवेंट्स। उन लोगों को हमारे फूड की क्वालिटी, टेस्ट, वेराइटीज, स्टाफ का बिहेवियर और पोलाइटनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पसंद आया। हमें सेकंड रैंक दिया गया इन द लिस्ट ऑफ होटल्स ऑफ टाउन। चलिए अब समझते हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस इज अ कंपनीज रिलेटिव पोजीशन विद इन इट्स इंडस्ट्री मैटर्स फॉर परफॉर्मेंस। सिंपली कंपनी कहां स्टैंड करती है वो मैटर करता है। इस कंपोनेंट में कंपनी की इंडस्ट्री में रिलेटिव पोजीशन को एनालाइज किया जाता है। इन आवर एग्जाम्पल एसोसिएशन के द्वारा किया गया इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस ही है। इसकी वजह से हमें पता चला कि होटल कौन से पोजीशन पे स्टैंड करती है इन द टाउन और वो हमारे फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी मैटर करेगा। गॉट इट? Strategic positioning reflects choices a company makes about the kind of value it will create and how that value will be created differently than rivals.
इन आर एग्जाम्पल हमारा ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, सिस्टम, फूड क्वालिटी, टेस्ट, वेराइटीज, स्टाफ्स पोलाइट बिहेवियर, स्मॉल बैंक्वेट हॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा हमारी चॉइसेस और क्रिएटेड वैल्यूज थी जो दूसरों से अलग थी और उस वजह से हमें सेकंड रैंक मिला इन द लिस्ट ऑफ होटल्स ऑफ टाउन। क्लियर? Strategic positioning analysis is concerned with impact of external and internal environment on the overall strategy of a company. फ्यूचर को ध्यान में लेना इंपॉर्टेंट है और करंट स्ट्रेटेजीज को असेस करना कि वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन से मैच करते हैं कि नहीं। इन आर एग्जाम्पल उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के बेसिस पर डिसीजन ले सकता हूं कि होटल को किस तरह से बेटर पोजीशन पर ले जाऊं और फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करूं। अंडरस्टूड? देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच मे अफेक्ट द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ अ कंपनी। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूज, कल्चर एंड सिस्टम्स। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हायरार्कीज ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा। वैल्यूज मतलब बिलीव्स, फिलोसॉफीज और प्रिंसिपल्स ऑफ अ कंपनी जो बिजनेस को चलाता है। कल्चर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में चल रही प्रैक्टिसेस एंड एटीट्यूड। और सिस्टम्स मतलब डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो प्रोसेसेस, मेथड्स और कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन किया जाता है। ये चारों चीजें डिस्क्राइब करती है कंपनी को और कंपनी की पोजीशन को। क्लियर? दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब ऑल दी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंपनी को अफेक्ट करते हो। ये सारे फैक्टर्स कंपनी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं वही कंपनी की रिलेटिव पोजीशन डिसाइड करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए पेस्टेल मॉडल, दैट इज PESTEL, मतलब कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स या फिर पोर्टर्स 5 फोर्सेस कैन बी यूज्ड टू एनालाइज इट। पोर्टर्स 5 फोर्सेस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो पार्ट 10 में कवर होगा। इन अवर एग्जाम्पल कोविड-19 सिचुएशन और सीजनल चेंजेस एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर है जो हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से दूसरे होटल्स भी अफेक्ट हुए थे। करेक्ट? और तीसरा है इंटरनल एनवायरनमेंट जिसमें कंपनी के रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसेस इंक्लूड होते हैं। रिसोर्सेज में वेरियस रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इन आवर एग्जाम्पल हमारा बैंक्वेट हॉल, सेफ एंड स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रिसोर्सेज थे। और कॉम्पिटेंसेस मीन्स कैपेबिलिटीज, इनोवेशंस, क्वालिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वगैरह। इन द एग्जाम्पल क्वालिटी एंड वेराइटीज ऑफ फूड हमारी कैपेबिलिटीज थी, राइट? ये दोनों चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करती है और ये तीनों फैक्टर्स इंडस्ट्री में कंपनी की रिलेटिव पोजीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कंपनी को इस तीनों फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहिए और डिसाइड करना है किस तरह से वैल्यू क्रिएट कर सके। क्लियर? होप यू आर क्लियर विद द concept. Hey guys, let's understand the cost driver analysis as one of the components of a strategic cost management. As per Chartered Institute of Management Accountants, CIMA, cost driver is any factor which causes a change in the cost of an activity. Cost driver ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से cost increase या decrease होती है। फॉर एग्जाम्पल रेंट एक्सपेंस के लिए एरिया ऑक्यूपाइड इज द कॉस्ट ड्राइवर या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए पावर यूनिट्स कंज्यूम। क्लियर? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम और आउटपुट के बेस पर होता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में वॉल्यूम इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्लेन कॉस्ट। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस और एग्जीक्यूशनल स्किल्स कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मोर रिलेवेंट बेस है। आपको पता है सारे कॉस्ट ड्राइवर्स ऑल द टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो उसे अकॉर्डिंगली कंसिडर करना चाहिए। कंपनी को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले कॉस्ट ड्राइवर्स पर फोकस करना ही चाहिए। Thus, in the strategic cost management, cost driver concept is explained in 2 broad ways, namely structural cost drivers and executional cost drivers. तो चलिए पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जो फर्म की प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। कंपनी के ऑपरेशंस के स्केल एंड स्कोप कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं।
हेंस कॉस्ट ड्राइवर्स ऐसे वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कॉस्ट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। लार्जर स्केल ऑफ ऑपरेशंस की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज मिल सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होने से सेविंग्स इन कॉस्ट, दैट मीन्स हायर प्रोडक्शन लेट डाउन द कॉस्ट। फिर बल्क परचेज हायर डिस्काउंट्स पाने में हेल्प कर सकता है। सिंपली जब ऑर्गेनाइजेशन लार्जर स्केल पर वर्क करता है तब कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है, इसीलिए स्केल ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट को मैटर करता है। द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस भी फर्म की वेरियस एक्टिविटीज के बारे में कॉस्ट डिसाइड करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ही फोकस किया जाता है तो एक्सपेंसेस भी ज्यादा ही होगा। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस भी हायर एक्सपेंसेस के कारण बन सकते हैं। क्लियर? द एक्सपीरियंस और लर्निंग कर्व भी इंपैक्ट करता है फर्म के कॉस्ट को। द एक्सपीरियंस कर्व और लर्निंग कर्व मतलब रिपीटेटिव वर्क या स्किल्स को करने से एक्सपीरियंस या लर्निंग बढ़ेगा, जो वर्कर को मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जैसे जैसे वर्कर रिपीटेटिव वर्क करता है वैसे वैसे एक्सपीरियंस गेन करता है और लेसर टाइम में काम खत्म कर सकता है। द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस लाइफ साइकिल के अर्ली स्टेजेस में कॉस्टली और लेटर स्टेजेस में चीपर होता है। अर्लियर स्टेजेस में डेवलपमेंट और मार्केटिंग एक्सपेंसेस को इनकर करना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में सभी को पता चले। बाद में धीरे धीरे एक्सपेंसेस रिड्यूस होता है क्योंकि प्रोडक्शन, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज ऑफ मार्केट एक्सेट्रा बढ़ता जाता है। अंडरस्टूड? ऐसी सिचुएशंस और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में सिंपल वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन एप्रोप्रिएट नहीं होता। ऐसे केसेस में कॉस्ट ड्राइवर्स सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना चाहिए और वो डायनेमिक होने चाहिए इफ नीडेड। क्लियर? एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स फर्म के ऑपरेशनल डिसीजन के वेरियस रिसोर्सेज किस तरह से एम्प्लॉयड होंगे ताकि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके उसके ऊपर बेस्ड होता है। ये कॉस्ट ड्राइवर्स मैनेजमेंट स्टाइल और पॉलिसी के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। ये सारे एग्जीक्यूशन और ऑपरेशंस पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स टुवर्ड्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ प्लांट लेआउट एक्सेट्रा। इस टाइप के ऑपरेशंस में एफिशिएंसी और इंप्रूवमेंट कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। Hence, this type of execution related cost drivers shall be decided accordingly. Hey guys, let's understand the value chain analysis as one of the components of the strategic cost management. ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले देखते हैं कि कोई भी बिजनेस कैसे चलता है। जनरली सबसे पहले कुछ एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जाते हैं, फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाता है, फिर एम्प्लॉइज मटेरियल और सप्लाईज को प्रोक्यूर करने के लिए प्रोसेस करते हैं बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर। मटेरियल और सप्लाईज रिसीव होते हैं, स्टोर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, फिर उसके ऊपर मेन ऑपरेशंस किए जाते हैं। जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है उसे स्टोर किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग किया जाता है और फिर बेचा जाता है। फिर आफ्टर सेल्स सर्विसेज लाइक इंस्टॉलेशन, रिप्लेसमेंट वगैरह किया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग, अदर लीगल कंप्लायंसेस भी किए जाते हैं। वेरियस प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज रिपीट करते हैं एज पर द नीड और बिजनेस चलता है और ग्रो होता है। सिंपल, राइट? ये वैल्यू चेन है क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज में वैल्यू ऐड करता है। इसमें पूरा सप्लाई चेन इंक्लूड होता है, करेक्ट? पर अब वैल्यू चेन को एनालाइज कैसे करें वो समझते हैं। Value chain analysis is a process by which a firm identifies and analyzes various activities that add value to the final product. Simply, chain of value added activities का analysis करना। ये एनालिसिस करने का पर्पस है कि ऐसी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जो वैल्यू एड नहीं करता है फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज में, और ऐसी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना। Clear? Value chain analysis
फर्म को कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने में और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब सुपीरियर क्वालिटी और सुपीरियर इनोवेशन और सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। कॉस्ट लीडरशिप मतलब मटेरियल, लेबर और अदर सर्विसेज के कॉस्ट को कम करना टू अर्न हायर प्रॉफिट्स और टू चार्ज लेसर प्राइस देन द कॉम्पिटिटर्स टू पेनिट्रेट द मार्केट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। Video part 14 and 15 of this chapter would cover detailed explanation of product differentiation and cost leadership. Porter describes the value chain as internal processes or activities a company performs to design, produce, market, deliver and support its product. That means सारी activities जो final product produce करे, including its sale and provision of services. Clear? इस एनालिसिस में वेरियस एक्टिविटीज को प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती है जो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने या सर्विस प्रोवाइड करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। लेट्स अंडरस्टैंड एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जिसमें रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूड होता है। सप्लायर के साथ रिलेशनशिप इस एक्टिविटी में की कंपोनेंट है, जो इस एक्टिविटी को टाइमली कंप्लीट करने में और ऑपरेशंस को टाइमली स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। क्लियर? दूसरी एक्टिविटी है ऑपरेशंस, जिसमें इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। मशीनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस जैसी एक्टिविटीज ऑपरेशंस का पार्ट है। इनपुट्स पर प्रोसेसिंग करना की एक्टिविटी है जो इसमें कवर होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। इसमें कलेक्टिंग, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री लाइन टू एंड कंज्यूमर्स इंक्लूड होता है। इसमें फिनिश्ड गुड्स का वेयरहाउसिंग, डिलीवरी, व्हीकल ऑपरेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग और शेड्यूलिंग वगैरह इंक्लूड हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद की लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज इसमें कवर अप होती है। क्लियर? मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने का एक जरिया बनता है। इसमें एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल सिलेक्शन, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग पॉलिसी इंक्लूड होंगे। आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये सारी एक्टिविटीज काफी सिग्निफिकेंट है। द लास्ट प्राइमरी एक्टिविटी है सर्विस, जिसमें एक्टिविटीज रिलेटेड टू आफ्टर सेल्स सर्विसेज लाइक इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड पार्ट्स रिप्लेसमेंट वगैरह कवर होते हैं। आज के एनवायरनमेंट में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलिंग तक नहीं होती, बल्कि आफ्टर सेल सर्विसेज को भी प्रॉपरली प्रोवाइड करना पड़ता है टू रिटेन द कस्टमर्स। सेकेंडरी एक्टिविटीज और सपोर्ट एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। हालांकि सेकेंडरी एक्टिविटीज प्रोडक्ट क्रिएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइमरी एक्टिविटीज से कम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्रोक्यूरमेंट इज द फर्स्ट एक्टिविटी इन सपोर्ट एक्टिविटीज। इसमें रॉ मटेरियल, सप्लाईज और अदर कंज्यूमेबल्स का परचेज कवर होता है। अब ये एक्टिविटी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से अलग कैसे है? सिंपल, प्राइमरी एक्टिविटीज रॉ मटेरियल के रिसीव होने से स्टार्ट होती है, जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में कवर होता है, लाइक रिसिप्ट, स्टोरिंग एक्सेट्रा। पर मटेरियल रिसिप्ट के पहले वेंडर सिलेक्शन, ऑर्डरिंग वगैरह जैसी सपोर्ट सर्विसेज करनी पड़ती है, जो प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटीज में कवर होती है। इसमें फॉर्मल, डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज कवर होती है एंड नॉट द मेन ऑपरेशंस। क्लियर? Technological development includes technical knowledge, equipment, hardware, software, and any other knowledge which is used in the transformation of inputs to outputs. Information technology infrastructure और activities इसमें cover होती है। Human resource management includes activities around selection, recruitment, placement, training, appraisal, rewards and promotion, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड लेबर और एम्प्लॉय रिलेशंस। ये एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं इन ग्रोइंग इकोनॉमिक सिचुएशन। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट।
इसमें सारी बैक ऑफिस एक्टिविटीज कवर होती है एक्सेप्ट कवर्ड अर्लियर. In manufacturing units, all white collar jobs are support or secondary activities. Hope you are clear with the concept. Hey guys, let's understand industry structure analysis or Porter's 5 forces analysis as strategic framework for value chain analysis. लार्ज और ग्रोइंग इंडस्ट्री के कारण हाई प्रॉफिट्स यील्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए माइकल पोर्टर ने 5 फैक्टर्स सजेस्ट किए हैं which play an important role in profit potential of the firm in the industry. Bargaining power of buyers इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस का फर्स्ट फोर्स है. यह डिटरमाइन करता है कि बायर की प्राइस पुश डाउन करने की एबिलिटी कितनी है. It happens when the buyers are concentrated or when the volume purchased by buyers is very high. बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि फ्यू बायर्स कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं. सो कंपनी को वो बायर्स को रिटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है और वो जीत जाते हैं. इसमें एक और रीजन ये है कि देयर कुड बी हाई वॉल्यूम परचेस और बल्क परचेस, और इस केस में कंपनी हैज टू प्रोवाइड डिस्काउंट्स. दैट मीन्स व्हेनेवर द बायर्स बार्गेनिंग पावर इज हाई दे डिसाइड द टर्म्स. एडिशनली अगर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर्स काफी कम हो तो बायर्स का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है और ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देता है. जनरली लार्ज कंपनीज का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है जब वो स्मॉल सप्लायर्स से परचेज करते हैं. क्लियर? अब अगला फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर रिलेटिवली हाई होता है जब बाइंग फर्म के लिए इनपुट इंपॉर्टेंट हो या फिर इनपुट के सप्लायर्स काफी कम हो. इससे सप्लायर्स बायर्स के नीड्स का फायदा भी उठा सकते हैं. जब इनपुट सप्लाई रिप्लेसेबल ना हो या फिर अल्टरनेट इनपुट अवेलेबल ना हो तब टर्म्स सप्लायर्स के हिसाब से डिसाइड हो सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज गिवन इन द मॉड्यूल दैट माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर और लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम बिजनेस को डोमिनेट करता है और वो ही बायर्स के लिए टर्म्स डिसाइड करता है क्योंकि बायर्स के पास चूज करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है. इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है. अंडरस्टूड? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 5 फोर्सेस में से एक है. जब भी मार्केट में मल्टीपल एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो कस्टमर्स इजीली सप्लायर्स को स्विच कर सकते हैं. इन सच अ केस द फर्म मस्ट रिसोर्ट टू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू रिटेन इट्स कस्टमर्स. इट इज काइंड ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट और मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली. जब फ्यू सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट फॉर अ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स पोटेंशियली ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं. अगर प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर कस्टमर्स कम प्राइस ही पे करेंगे और प्रॉब्लम सीवियर बन सकती है अगर सब्स्टिट्यूट काफी चीपर प्राइस पर अवेलेबल हो. आप सभी को रिलायंस जियो का लॉन्चिंग तो याद ही होगा, राइट? इसीलिए कंपनी को ब्रांड और कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करनी चाहिए और टू थ्वॉट द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. थ्वॉट का मतलब होता है टू स्टॉप, और आप सभी को पता होगा कि ब्रांड हैज इट्स ओन पावर टू रिटेन द कस्टमर्स. इवन सब्स्टिट्यूट्स कुड बी फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री और फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल पेपर इंडस्ट्री के लिए ई बुक मार्केट थ्रेट है या फिर ज्यादा पीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन की ओर स्विच कर रहे हैं जो व्हीकल की डिमांड को कम कर सकता है. अंडरस्टूड? द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज वन ऑफ द 5 फोर्सेस. ये एंट्री पर लगे हुए बैरियर्स और इंडस्ट्री की परसीव्ड प्रॉफिटेबिलिटी पर लार्जली डिपेंड करता है. अगर एक इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है एंड द बैरियर्स टू एंट्री कम है तो न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में आ जाएंगे, लीडिंग टू एक्सेस सप्लाईज एंड रिड्यूस्ड प्राइसेस. Some examples of barriers to entry are intensive capital requirement, sophisticated technology, legal factors, limited access to raw material and labor, etc. जिस इंडस्ट्रीज में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल और सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल नो हाउ रिक्वायर होते हैं वहां पर न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर करे उसका थ्रेट काफी कम होता है.
Airline industry is a case where very few new firms enter the business because of the capital requirements. Another barrier to entry could be legislation, कि जिसमें न्यू फर्म्स को बिजनेस स्टार्ट करने में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइक इन द केस ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री. Certain industries, for example medicines, are largely driven by patents और न्यू फर्म्स के लिए इंडस्ट्री में एंटर होना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो मतलब कि कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम है विल बी मोर प्रॉफिटेबल देन एन इंडस्ट्री जहां न्यू एंट्रेंट्स इजीली इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो. अब सबसे लास्ट फोर्स होता है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन और राइवलरी अमोंगस्ट फर्म्स. द कॉम्पिटिटिव राइवलरी हायर होती है जब इंडस्ट्री में नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होती है और राइवलरी लोअर होती है जब फ्यू लार्ज प्लेयर्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं. इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज फर्म रिसोर्ट टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टू विन मोर कस्टमर्स, राइट? The intensity of competition is higher when firms are of more or less equal size. Equal size की वजह से वो easily एक दूसरे से compete कर सकते हैं, right? The intensity of competition is higher when extra capacity exists in the industry. मतलब कि डिमांड सप्लाई से कम है. इससे कंपटीशन होगा क्योंकि हर एक फर्म अपनी ही प्रोडक्ट्स बेचना चाहेगी. The intensity of competition is higher when there is difficulty in differentiation in the products. Almost similar products competition को intense बना ही देता है. The intensity of competition is higher when there are high exit barriers. जब exit cost high होता है तब फर्म को इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना ही पड़ता है, चाहे इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी ही क्यों ना हो, और कंपटीशन बढ़ती है. The intensity of competition is higher when there is higher fixed cost. फर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी ताकि यूनिट कॉस्ट लो हो सके, और सरप्लस कैपेसिटी होने के कारण ये पॉसिबल भी है. इससे हायर सप्लाई और हायर कैपेसिटी की सिचुएशन हो जाएगी. क्लियर? ये 5 फोर्सेस हमेशा चेंज होते रहते हैं क्योंकि कंपटीशन डायनेमिक प्रोसेस है और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स कॉन्स्टेंटली रिफॉर्म होते रहते हैं. Thus, it needs to be employed as a dynamic analytical tool. Hope you are clear with the concept. Now, can IS or IT strategy, that means information system or information technology strategy, be appropriate to counter Porter's 5 forces? For the answer, check out the video part 11 of this chapter. Can IS or IT strategy, that means information system or information technology strategy, be appropriate to counter Porter's 5 forces? Yes, of course. कैसे? चलिए समझते हैं. पर हाँ, ये वीडियो देखने से पहले इस चैप्टर का वीडियो पार्ट 10 देख ले, जिसमें पोर्टर्स 5 फोर्सेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, और ये वीडियो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. ठीक है? IS or IT strategy can be appropriate to counter Porter's 5 forces to help an organization to have more comfortable existence than some of its competitors. Clear? Customer pressure or bargaining power of buyers is one of the forces. IT का यूज करके कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल बाय अलाउिंग ऑनलाइन ऑर्डरिंग. कस्टमर को बेटर सर्विसेज देने से ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड प्राइस चार्ज कर सकता है. गॉट इट? सप्लायर प्रेशर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. विथ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिस्टम्स परचेज ऑर्डर ऑटोमेटेड हो सकता है, वेंडर सिलेक्शन फास्ट हो सकता है, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी ऑटोमेटेड हो सकता है. फर्दर सप्लायर्स के ऑप्शंस भी इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि आईटी की मदद से रिमोट सप्लायर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. कंप्यूटर एडेड डिजाइन की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है विथ शॉर्टर लीड टाइम, एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी रिड्यूस कर सकते हैं. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. High degree of computer networking for cloud computing, constantly update with latest technology, skilled personnel, the heavy investment वगैरह न्यू एंट्री के लिए बैरियर बन सकता है. क्लियर? राइवलरी और इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन.
एप्लीकेशंस ऑफ आईटी स्टिफ कंपटीशन की इफेक्ट्स को कम कर सकता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना और कॉस्ट कम करना। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को मोर एफिशिएंट और इजियर टू ऑपरेट बना देता है। इससे हम अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, राइट? इस तरह से आईएस और आईटी पोर्टर्स 5 फोर्सेस को काउंटर करने में हेल्प कर सकता है। होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। Hey guys, let's understand the core competencies analysis as strategic framework for value chain analysis. कोई भी डिस्टिंक्टिव या यूनिक स्किल या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जो डिस्टिंक्टिव कस्टमर वैल्यू क्रिएट करता है उसे कोर कॉम्पिटेंसी कहा जाता है। गूगल की कोर कॉम्पिटेंसी है एक्सीलेंट सर्च रिजल्ट डिलीवर करने की कैपेबिलिटी, जो कॉम्पिटिटर्स इजीली इमिटेट नहीं कर सकते। Core competencies, skill set of people, organization structure, resources and technological know-how का collective function है। Core competency organization के competitive advantage का primary source है। Competitive advantage cost leadership और product differentiation की मदद से अचीव किया जा सकता है। Detailed explanation of product differentiation and cost leadership would be covered in video part 14 and 15 of this chapter। कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करने के 3 टेस्ट यूजफुल है। पहली टेस्ट है एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स, मतलब कि प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स से अलग है या फिर बेटर क्वालिटी की है या फिर बेटर फीचर्स हैं और वही ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी है। दूसरी टेस्ट है एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स। नंबर ऑफ मार्केट्स का एक्सेस होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को फेच करे। और तीसरा है डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। द लॉस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज कुड बी डिजास्टर फॉर फर्म्स। नोकिया फीचर फोन्स में लीडर था जब तक स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे, लेकिन इंडस्ट्री के चेंजिंग डायनेमिक्स के कारण नोकिया की मोबाइल फोन इंडस्ट्री में जो टॉप पोजीशन थी वो चली गई और अपना बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा। बजाज ऑटो, जिसकी कोर कॉम्पिटेंसी थी स्कूटर सेगमेंट में, उनकी भी प्रोग्रेस कम होने लगी जब मोटर बाइक्स इंट्रोड्यूस हुए। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि फर्म को कंटिन्यूअसली अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को इवॉल्व करना चाहिए ताकि वो रिलेवेंट रहे इस एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में, राइट? कोर कॉम्पिटेंसीज 2 सोर्सेज में से आ सकती है, नेमली रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तो चलिए पहले समझते हैं रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज ऐसे फैक्टर्स है जो कंपनी को कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए एनेबल करते हैं। वो टेंजिबल भी हो सकते हैं लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, इन्वेंटरी, मशीनरी, मनी वगैरह, या फिर इंटेंजिबल लाइक एम्प्लॉइज स्किल, ब्रांड, पेटेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह। रिसोर्स जितना ही इमिटेट करने के लिए डिफिकल्ट होता है उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है कंपनी के लिए। गूगल जो एल्गोरिथम्स यूज करता है सर्च रिजल्ट डिलीवर करने के लिए, वो कॉम्पिटिटर्स इजीली इमिटेट नहीं कर सकते। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेट्स की सीक्रेट फॉर्मूला जो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स यूज करता है लाइक कोका कोला, वो कॉपी करने के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। अंडरस्टूड? दूसरा है कैपेबिलिटीज, मतलब कि कंपनी की ऐसी एबिलिटी जो रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करती है और उसका प्रोडक्टिव यूज करती है। सिर्फ रिसोर्सेज के होने से कोर कॉम्पिटेंसी और सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती, राइट? एंड कैपेबिलिटीज स्टेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड कंट्रोल सिस्टम्स। वैल्यू चेन अप्रोच को कोर कॉम्पिटेंसीज फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है टू वैलिडेट कोर कॉम्पिटेंसीज इन करंट बिजनेस। कोर कॉम्पिटेंसीज बिजनेस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लीड करना चाहिए और कोर कॉम्पिटेंसीज का एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअसली वैलिडेट करना चाहिए। कॉम्पिटेंसी जो एक टाइम पर बेटर है वो शायद कुछ टाइम बाद सेम ना भी रहे, राइट? दूसरा स्टेप है टू लीवरेज कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन्स ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसी जो एक सेगमेंट में है वो दूसरे एग्जिस्टिंग या न्यू बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक बिजनेस का एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अनदर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए यूज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक का नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस काफी वाइड है फॉर इट्स बैंकिंग बिजनेस, तो वो ही नेटवर्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च और सेल करने के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरा स्टेप है टू यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू रिकॉन्फ़िगर द वैल्यू चेन्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। जब फर्म्स अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन्स को कॉम्पिटिटर्स से बेटर मैनेज कर रही हो, तब सोफिस्टिकेटेड फर्म्स हार्डर वर्क करती है ताकि कोर कॉम्पिटेंसीज का यूज करके वैल्यू चेन को रिकॉन्फ़िगर किया जा सके, जिससे प्रॉफिट्स इंप्रूव हो सके। अदरवाइज कॉम्पिटिटर्स अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट? टेट्रा पैक का एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिया गया है, जिसने कोर कॉम्पिटेंसीज का यूज करके वैल्यू चेन को रिकॉन्फ़िगर किया है। फीलिंग के लिए ऑन साइट कंटेनर बनाता है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को यूज करके। इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिटेल डिस्प्ले के लिए रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है और स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी कम चाहिए, जो स्टोरेज हैंडलिंग कॉस्ट को भी कम कर सकता है। और तो और सेल्फ लाइफ भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जो कस्टमर्स के लिए मोर बेनिफिशियल है। इन शॉर्ट, nil wastage space in filling and packing, no need to refrigerate, and less space is required. It is cost beneficial, right? Fourth step है to use core competencies to create new value chains. Existing business की strong core competencies के साथ organization new customers भी पा सकता है by developing new value chain. For example, FedEx ने अपनी एक्सपर्टाइज इन डिलीवरी ऑफ स्मॉल पैकेजेस कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसफर कर दिया LL Bean को, जो ओवरनाइट डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। अंडरस्टूड? होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। Hey guys, let's understand the segmentation analysis as strategic framework for value chain analysis. एक इंडस्ट्री डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स का कलेक्शन होती है। Motor vehicle industry, for example, can be seen as composite of tire, glass, battery, metals, etc. इंडस्ट्री की सारी फर्म्स सारे सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसीलिए डिफरेंट इंडस्ट्री सेगमेंट्स के स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करना चाहिए। इस एनालिसिस से पता चलेगा कि डिफरेंट सेगमेंट्स के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ताकि फर्म ये इंफॉर्मेशन यूज करके डिसाइड कर सके कि सेगमेंट में से एग्जिट होना है या किसी सेगमेंट में एंटर होना है, एक या उससे ज्यादा सेगमेंट्स को रिकॉन्फ़िगर करना है, या फिर कॉस्ट रिडक्शन या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोग्राम शुरू करना है, राइट? To analyze segmentation, there are 5 stages. Let's understand one by one. पहला स्टेज है to identify segmentation variables and categories. एक इंडस्ट्री उसके नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हो सकती है। सेगमेंटेशन नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर जियोग्राफीज या फिर कस्टमर्स के बेसिस पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जहां पर वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक सेल फोन्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर वगैरह इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर के लिए हॉट टू कूल प्लेस जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन हो जाएगा, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जेंडर या एज ग्रुप के बेसिस पर सेगमेंटेशन होगा, जो कस्टमर सेगमेंटेशन है। अंडरस्टूड? दूसरा स्टेज है टू कंस्ट्रक्ट अ सेगमेंटेशन मैट्रिक्स। सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद सेगमेंटेशन मैट्रिक्स क्रिएट किया जा सकता है, जो जनरली 2 वे होता है। आईटीसी का एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिया गया है। आईटीसी मैट्रिक्स बना सकती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि सिगरेट्स, होटल्स, टेक्सटाइल, पेपर वगैरह के बेसिस पर, और जियोग्राफीज लाइक नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। Another way could be create a matrix using products and distribution channels like wholesale, retail, direct, etc. Understood? Next stage है to analyze segmental attractiveness. सेगमेंटेशन मैट्रिक्स की मदद से हर एक सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं। सेगमेंटल अट्रैक्टिवनेस को एनालाइज करते टाइम वेरियस सेगमेंट्स के बीच की इंटर रिलेशनशिप जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स वगैरह को कंसीडर करना चाहिए। सेगमेंटल अट्रैक्टिवनेस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हायर प्रॉफिट्स या बेटर परफॉर्मेंस या गुड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सेगमेंट्स, राइट?
सेगमेंटल अट्रैक्टिवनेस को एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स ऑफ ईच सेगमेंट। की सक्सेस फैक्टर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या एलिमेंट्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट या मार्केट में कम्पीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। हर एक सेगमेंट रिलेवेंट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस से असेस करना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है लाइक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी वगैरह। सारे सेगमेंट्स में सिंगल परफॉर्मेंस मेजर यूज करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जो मेजर सर्विस सेगमेंट के लिए यूज हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद हर सेगमेंट्स के आइडेंटिफाइड की सक्सेस फैक्टर्स नेक्स्ट स्टेप में यूज किए जाएंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप is to analyze attractiveness of broad versus narrow segment scope. कंपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ब्रॉड सेगमेंट में जाना है या फिर नैरो सेगमेंट में। नैरोवर सेगमेंट बिजनेस के लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि सिंगल सेगमेंट कंपटीशन में वल्नरेबल है, और कोविड-19 की सिचुएशन के बाद तो नैरोवर सेगमेंट ज्यादा रिस्की है। मल्टीपल सेगमेंट्स के कारण कंपनी वेरियस सेगमेंट्स में कॉस्ट स्प्रेड कर सकती है। कंपनी ऐसी पोजीशन में भी हो सकती है कि वो एक सेगमेंट की कॉम्पिटेंसी दूसरे सेगमेंट में भी यूज कर सके। कुछ फर्म्स सर्टेन सेगमेंट्स को बंद कर सकती है लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। हर एक सेगमेंट का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कॉस्ट लीडरशिप या फिर डिफरेंशिएशन की टर्म्स में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। Hey guys, let's understand differentiation advantage or product differentiation as competency to attain superior performance and competitive advantage. Differentiation advantage है ऐसा तब कह सकते हैं जब कस्टमर को लगे कि बिजनेस यूनिट की प्रोडक्ट ऑफरिंग हायर क्वालिटी की है या फिर कम रिस्क इन्वॉल्व है या प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सिंपली कस्टमर को ऑफर की गई प्रोडक्ट या सर्विस सुपीरियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन में फर्म की एबिलिटी टू डिलीवर प्रोडक्ट इन टाइमली मैनर, टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी, टू ऑफर द कस्टमर अ वाइडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर फैक्टर्स दैट प्रोवाइड यूनिक कस्टमर वैल्यू वगैरह कवर हो सकता है। मतलब कि कुछ ऐसा प्रोवाइड करना जिसकी यूनिक कस्टमर वैल्यू हो, तब ऐसा कहा जा सकता है कि कंपनी डिफरेंशिएशन एडवांटेज एंजॉय कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का इनोवेशन एंड क्वालिटी उसका डिफरेंशिएशन एडवांटेज है। अमेजोन शॉपिंग की डिफरेंशिएशन एडवांटेज उसकी टाइमली डिलीवरी है, यहां तक कि वो ड्यू डेट से पहले ही डिलीवर कर देता है, राइट? A differentiation advantage can be achieved by adopting techniques like superior quality or superior innovation or superior customer responsiveness. दो और उससे ज्यादा टेक्निक्स भी एक साथ अडॉप्ट की जा सकती है ताकि ज्यादा एडवांटेज मिल सके। Superior quality, that means the customers are offered a better quality product in the similar price range. क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने से कंपनी कस्टमर्स की प्रिफर्ड चॉइस बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक इन होल वर्ल्ड। उसके पीछे का रीजन है इसके क्वालिटी, टेस्ट, राइट? सुपीरियर क्वालिटी इज द डिफरेंशिएशन एडवांटेज ऑफ दिस कंपनी, राइट? सुपीरियर इनोवेशन, the company continuously offers innovative products ahead of its competition. For example, Google के बिजनेस एक्टिविटीज बहुत इनोवेटिव है। वेरियस सर्विसेज एंड एक्टिविटीज यूनिक है जो डिफरेंशिएशन एडवांटेज प्रोवाइड करता है गूगल को, राइट? और सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, द कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड्स सर्विसेज विच आर अलाइंड विथ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। कंपनी ओवरऑल कस्टमर सर्विस और वर्क पर फोकस करता है, और तो और पैरामीटर्स लाइक वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना, ऑन टाइम डिलीवरी वगैरह पर फोकस करता है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज Amazon, जो फ्री शिपिंग करता है, अर्ली और ऑन टाइम डिलीवरीज करता है, ऑटोमेटिक रिफंड्स, प्राइस गारंटीज एक्सेट्रा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ये कंपनी का डिफरेंशिएशन एडवांटेज है। क्लियर? एक बार कंपनी ने सक्सेसफुली अपने ऑफरिंग को डिफरेंशिएट कर लिया, फिर मैनेजमेंट उसका फायदा उठा सकता है बाय चार्जिंग प्रीमियम प्राइसेस और बिलो प्रीमियम प्राइसेस। कंपनी प्राइस तब तक बढ़ा सकती है जब तक सारा कॉस्ट ऑफसेट ना हो जाए जो कस्टमर बेनिफिट को इंप्रूव करने के लिए अकर किया गया हो।
ये प्रीमियम प्राइस होगी जो करंट मार्केट शेयर मेंटेन कर पाएंगे। एप्पल प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करता है एंड इवन कस्टमर्स पे भी करते हैं उसके सुपीरियर इनोवेशन एंड सुपीरियर क्वालिटी के लिए। कंपनी बिलो द फुल प्रीमियम लेवल भी प्राइस चार्ज कर सकती है मार्केट शेयर बिल्ड करने के लिए। Amazon कम प्राइस चार्ज करता है विथ इट्स सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस एंड मार्केट शेयर बिल्ड करता है। इवन कोका कोला कॉम्पिटिटर्स जैसे ही सिमिलर प्राइसेस चार्ज करता है उसकी सुपीरियर क्वालिटी के लिए एंड मार्केट कवर करता है, राइट? डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैन बी अचीव्ड बाय producing products which are superior to competitors by virtue of design, know-how, performance, etc. Offering superior after-sales services by outstanding distribution, expanding the product range, superior packaging of the product, making brand strength, etc. Hope you are clear with the concept. Hey guys, let's understand low cost advantage or cost leadership as competency to attain superior performance and competitive advantage. कोई भी फर्म रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज एंजॉय कर रही है अगर उसकी टोटल कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स से कम हो। ये रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज के कारण कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए लोअर प्राइस चार्ज करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर सके और करंट प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन कर सके, या फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कंपीटिंग प्राइस को मैच कर सके और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सके। कंपनी को कोई स्ट्रेटेजी चूज करनी पड़ेगी ताकि अपनी कॉस्ट को कम कर सके और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके। कॉस्ट एडवांटेज के काफी सारे सोर्सेज हैं लाइक लो कॉस्ट रॉ मटेरियल्स, इनोवेटिव प्रोसेस टेक्नोलॉजी और सुपीरियर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। कुछ मार्केट्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लोइट करके भी कंपनी रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज अचीव कर सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब इंक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सेविंग्स इन कॉस्ट। McDonald's is one of the most famous examples of the company enjoys low cost advantage. उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम to take benefit of learning curve, rapid delivery, vertical linkages by having facility to ingredient mixture etc. लो कॉस्ट एडवांटेज पाने के रीजंस या स्ट्रेटजीज है। वॉलमार्ट और Amazon ने भी लो कॉस्ट एडवांटेज अचीव किया है। लो कॉस्ट एडवांटेज और कॉस्ट लीडरशिप के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इनमें से एक है कि कॉम्पिटिटर्स भी कॉस्ट कम करने के रास्ते निकाल सकते हैं। हेंस कंपनी जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी परस्यू करती है उसे अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना चाहिए। दूसरा रिस्क है कि कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने के चक्कर में मैनेजर्स प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और डिग्रेडेड क्वालिटी इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव या ग्रो नहीं करने देती। गॉट इट? लो कॉस्ट एडवांटेज कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ फ्यू स्ट्रेटेजीज, सो लेट्स अंडरस्टैंड देम। रिड्यूस कॉस्ट बाय कॉपीइंग rather than creating designs, using cheaper materials and other cheaper resources, reducing labor cost and increasing labor productivity. Or attaining economies of scale by high volume sales, use high volume purchasing to get discounts for bulk purchase, locating in areas where cost advantage exists or government support is possible, gaining learning and experience curve benefit, etc. Hope you are clear with the concept. Let's understand the competitive advantage in the internal cost analysis using the value chain approach. ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू चेन को यूज करके प्रोसेसेस और एक्टिविटीज की कॉस्ट को समझ सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर जनरली यूज्ड टू कैरी आउट एन इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई द फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस। ट्रेडिशनली बिजनेस अपने आप को वेरियस कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट सेंटर्स में ऑर्गेनाइज करके रखती थी। बिजनेस हायरार्की के अलग अलग लेयर्स के साथ फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी ऑर्गेनाइज हो सकता था, लेकिन इस टाइप का क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन हर एक एक्टिविटी के कंट्रीब्यूशन को समझने में फर्म को इतना हेल्पफुल नहीं होगा। इसीलिए एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने से उस एक्टिविटीज का फर्म के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कंट्रीब्यूशन कितना है वो समझ पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल, फर्म्स का डिस्टिंक्टिव एडवांटेज उसकी प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस या इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हो सकता है। क्लियर? Determine the portion of the total cost of the product or service attributable to each value creating process. अगला स्टेप है हर आइडेंटिफाइड वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस में कॉस्ट एंड एसेट को ट्रेस या असाइन करना। कंपनी एस्टिमेट्स का यूज करके वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज को कॉस्ट असाइन कर सकती है। कॉस्ट का पूरा पिक्चर जानने के लिए सपोर्ट एक्टिविटीज के कॉस्ट को भी एलोकेट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, नया ERP सिस्टम शायद इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है विथ प्रॉपर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पर वो IT फ्रंट के कॉस्ट को इंक्रीज भी कर सकता है, राइट? अगर वो कॉस्ट को आइडेंटिफाई और एलोकेट नहीं किया तो ये एनालिसिस क्लियर पिक्चर नहीं देगा। इसमें आइडेंटिफाई की हुई बहुत सारी प्रोसेसेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकती है। अंडरस्टूड? आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच प्रोसेस। कंपनी ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगी जो कॉस्ट को ड्राइव करते हैं, मतलब कि कॉस्ट अगर होने के रीजंस। अगर कॉस्ट ड्राइवर चेंज होगा तो ओवरऑल कॉस्ट को भी चेंज करेगा। कॉस्ट ड्राइवर को समझने के लिए इस चैप्टर के वीडियो पार्ट 8 को रिफर कर सकते हैं। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस का ये स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे फैक्टर्स और कॉस्ट डिटरमिनेंट्स फॉर ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। एक बार ये कॉस्ट को ड्राइव करने वाला फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाए तो बिजनेस कॉस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को प्रायोरिटी असाइन कर सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम शायद सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल कॉस्ट के कॉजेज और फैक्टर्स रिवील ना भी करे, और सिंगल आउटपुट और वॉल्यूम यूज करके कॉस्ट असाइन करने से वो किसी टाइम पर मिसलीडिंग भी हो सकता है। इसीलिए मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स ज्यादातर मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन और एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। कंपनीज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करके सर्टेन एक्टिविटीज के कंज्यूम्ड रिसोर्सेज और इनकर्ड कॉस्ट के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकती है। क्लियर? अगला स्टेप है टू आइडेंटिफाई द लिंक्स बिटवीन द प्रोसेसेस। वैल्यू चेन एनालिसिस में इंडिविजुअल वैल्यू एक्टिविटीज को अलग अलग कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ये इंडिविजुअल एक्टिविटीज ना ही इंडिपेंडेंट है और ना ही ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो अलग अलग फंक्शन करे। वैल्यू चेन की ज्यादातर एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंट है और वेरियस एक्टिविटीज के बीच की लिंकेजेस टोटल कॉस्ट को भी इम्पैक्ट करता है। एक वैल्यू चेन में कॉस्ट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम अदर प्रोसेसेस के कॉस्ट को भी कम या ज्यादा कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ ERP जो हमने अगले वाले स्टेज में लिया था, जिसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक का कॉस्ट तो कम हो गया पर IT के कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि ऑटोमेशन बढ़ाने से मेन पावर कॉस्ट को कम हो जाएगा पर वो टेक्नोलॉजी कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है, राइट? नेक्स्ट स्टेप है टू इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ट्रेडिशनली फर्म्स और बिजनेसेस अक्रॉस द बोर्ड कॉस्ट रिडक्शन अडॉप्ट करती थी। अक्रॉस द बोर्ड कॉस्ट रिडक्शन मतलब कि हर डिपार्टमेंट में और लेवल पर कॉस्ट रिडक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूस कॉस्ट अंडर ऑल हेड्स बाय 15%। ऐसा अप्रोच एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता क्योंकि कॉस्ट को स्ट्रेटेजिकली रिड्यूस नहीं किया गया है। ऐसा अप्रोच कुछ एरियाज में फोर्सफुल कॉस्ट रिडक्शन करेगा, जैसे कि मार्केटिंग, जो शायद सेल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ एक्टिविटीज कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए लार्जर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, जबकि बाकी एक्टिविटीज में करंट लेवल पर ही कॉस्ट इनकर करना रिक्वायर्ड होता है, इवन ज्यादा कॉस्ट भी इनकर करना पड़े। वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके कंपनी सिंपल अक्रॉस द बोर्ड कॉस्ट रिडक्शन से आगे जा सकती है ताकि कॉस्ट कम कर सके और एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सके हर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस में। प्रोसेस इनपुट कॉस्ट को कम करना मतलब कि लोअर वेजेस के लिए नेगोशिएट करना या फिर प्रोडक्शन को ऐसी कंट्रीज में मूव करना जिसमें चीपर लेबर कॉस्ट हो। सप्लायर भी प्राइसेस कम करने के बारे में सोच सकता है अगर कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करे तो। कंपनीज बायर सेलर रिलेशनशिप का यूज करके कुछ एडवांटेजेस ले सकती है, जैसे कि कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी, डिलीवरी, टेक्नोलॉजी वगैरह। अंडरस्टूड? होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। Hey guys, let's understand the competitive advantage in internal differentiation analysis using the value chain approach.
कंपनीज वैल्यू चेन एनालिसिस सुपीरियर डिफरेंशिएशन क्रिएट और कस्टमर को ऑफर करने के लिए भी कर सकती है। डिफरेंशिएशन एडवांटेज, जैसे हमने पहले के वीडियो में देखा, मतलब है सुपीरियर इनोवेशन या सुपीरियर क्वालिटी या सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। फोकस कस्टमर के लिए क्रिएटेड वैल्यू इंप्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफरिंग। फर्म को वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है और एनालाइज करना है और उस बेसिस पर डिफरेंशिएशन एनालिसिस करना है, राइट? इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस का पहला स्टेज है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस। कंपनी को अलग अलग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए इन इट्स वैल्यू चेन जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर करने के लिए की जाती हो। इसका मतलब है कि इस स्टेज में वैल्यू चेन की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद कंपनी इस एक्टिविटीज में डिफरेंशिएशन को एनालाइज करेगा। And differentiation comes from the way various activities are performed and the way in which value chain is structured. Understood? कस्टमर के वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद कस्टमर्स के वैल्यू को एनहांस करने के लिए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट किया जाएगा। There could be various options with the company to enhance customer value. इस स्टेज में कंपनी को वेरियस स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट करना पड़ेगा। The strategies which a company can implement to enhance the customer value are superior features in product, for example, premium cars, phones, etc. iPhone or BMW, Audi, etc. are having superior features differentiation advantage. Another could be using effective marketing and distribution channels. For example, on-time delivery, like Amazon shopping, often it's before due delivery date, right? It is company's differentiation advantage. Then it can be excellent customer service, for example, timeliness of repairs at effective cost, cleanliness at hotels, etc. Further, it can be having a superior brand image, for example, Apple, Google, Tata, right? Or it can be offering better quality product at competitive prices, for example, Parle-G, McDonald's, etc. Right? सारी स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट करने के बाद लास्ट स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस इज टू डिटरमाइन द बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज. द एक्टिविटीज व्हिच कुड एनहांस डिफरेंशिएशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड. कंपनी को उन स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए विच कुड क्रिएट सस्टेनेबल प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंशिएशन. इसके पहले के स्टेज में से जो स्ट्रेटजी द मोस्ट सूटेबल हो उसे आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट करना रहेगा. स्ट्रेटजी का सिलेक्शन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए. स्ट्रेटजी डिटरमाइन करने से पहले अदर रिलेवेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करना चाहिए. राइट? होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. Hey guys, let's understand the competitive advantage in vertical linkage analysis using the value chain approach. कोई भी कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फर्म की इंटरनल प्रोसेस से ही जनरेट नहीं करती, बल्कि दो फर्म की वैल्यू चेन के बीच की लिंकेजेस जैसे कि सप्लायर्स और यूजर्स से भी जनरेट हो सकता है. वैल्यू चेन एनालिसिस जो हमने पहले के वीडियो में पढ़ा है उसमें इंटरनल प्रोसेसेस के बीच की लिंकेजेस इंक्लूड होती है, जबकि वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस में दो फर्म के बीच की वैल्यू चेन को एनालाइज किया जाता है जो पूरी इंडस्ट्री की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज को कवर करता है. इस एनालिसिस के अंतर्गत हर एक्टिविटी जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स से शुरू होती है और प्रोडक्ट्स की कस्टमर को फाइनल डिलीवरी पर खत्म होती है वो कवर होता है. क्लियर? A company might not carry out all activities in the entire value chain of the industry. इसलिए शायद कंपनी इंडस्ट्री की सारी प्रोसेस के बारे में कॉस्ट और रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर सकती. However, such information is necessary for a firm to carry out vertical linkage analysis. कंपनी इंडस्ट्री के वैल्यू चेन के हर प्रोसेस के कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करेगी, जैसे इंटरनल वैल्यू चेन एनालिसिस में किया था. राइट? कंपनी को इंडस्ट्री वैल्यू चेन एनालिसिस के बाद सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करना चाहिए.
फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी वैल्यू चेन की प्रोसेस को आइडेंटिफाई करे जिस प्रोसेस में वर्चुअली कोई कंपटीशन ही ना हो। ऐसे केसेस में कंपनी को कंपोनेंट्स को परचेस करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइस मिले वो काफी कम होता है। ये कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होगा। ऐसे केसेस में कंपनी को इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए और ऐसे सिचुएशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ कार मैन्युफैक्चरर कंपनी इज गिवन इन द मॉड्यूल। कंपनी कार मैन्युफैक्चर करने के लिए वेरियस कंपोनेंट्स यूज करेगी जैसे कि चेसिस, स्टीयरिंग व्हील, टायर्स, एक्सेल्स एक्सेट्रा। कंपनी ये सारे कंपोनेंट्स इन हाउस मैन्युफैक्चर नहीं करेगी बल्कि परचेज करेगी फ्रॉम थर्ड पार्टी सप्लायर। द कंपनी असेंबली लाइन पर फोकस करेगी जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। हाँ, लेकिन कुछ पार्ट्स जो कार के लिए क्रिटिकल है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ये स्ट्रेटेजिक चॉइस हुई जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अटेन कर सकते हैं। अब अगर एक ही बैटरी मैन्युफैक्चरर होगा तो कार कंपनी को हायर प्राइस पे करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में कंपनी को कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होगा। कंपनी इंडस्ट्री वैल्यू चेन को एनालाइज करने के बाद सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशंस भी कर सकती है। यह तब होता है जब कंपनी को पता चलेगा कि वैल्यू चेन के कुछ सेक्शन ज्यादा मार्जिन चार्ज कर रहे हैं, और ये सब कुछ हमें पता चलेगा इस इंडस्ट्री वैल्यू चेन मतलब कि वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस करने के बाद। क्लियर? होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। हे गाइस, इस वीडियो में हम विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ रिलेशन क्या है वो समझेंगे। तो चलिए समझते हैं विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अ कंपनीज विजन इज व्हाट द कंपनी वुड लाइक टू अचीव। कंपनी को क्या चाहिए वही उसका विजन है। विजन स्टेटमेंट चैलेंजिंग ही होना चाहिए और जनरली एम्बिशियस फ्यूचर दिखाता है। अगर विजन चैलेंजिंग हुआ तब ही कंपनी ग्रो करने के लिए वर्क करेंगी, अदरवाइज इट कैन बी अचीव्ड इजीली एंड ग्रोथ कैन बी लिमिटेड। अ गुड विजन स्टेटमेंट मस्ट मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स टू वर्क टूवर्ड्स द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अल्टीमेटली ये कंपनी की एम्बिशंस को अचीव करने में हेल्प करेगा और ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। इवन मेरी चैनल का भी विजन स्टेटमेंट है, आप लोग मेरी चैनल के अबाउट टैब में जाके देख सकते हैं। हमारी चैनल का विजन है बीइंग एट द एज ऑफ क्रिएटिव टीचिंग टू ग्रो एंड प्रोस्पर अलोंग विथ लर्नर्स। अंडरस्टूड? अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज रीजन टू बी। व्हाई डज द कंपनी एग्जिस्ट? इस क्वेश्चन का आंसर मिशन स्टेटमेंट में होता है। Why this company exists and what it wants to do are the parts of its mission statement. ये स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज और मेजर गोल्स को भी इंक्लूड कर सकता है। कंपनी का मिशन स्टेटमेंट कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट फोकस्ड। एज द कस्टमर इज द किंग एंड वो ही कंपनी के एग्जिस्टेंस और ग्रोथ का रीजन है। क्लियर? प्रैक्टिकल सिनारियो ऑफ मिस्टर सत्य नादेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इज गिवन इन द मॉड्यूल। मिस्टर सत्य नादेला ने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया था विद द मिशन स्टेटमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो मिस्टर बिल गेट्स ने सालों पहले सेट किया था, जो था टू पुट अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड इन एवरी होम। अकॉर्डिंग टू मिस्टर सत्य नादेला इस मिशन स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस थी। इसके गोल्स फाइनाइट थे जो कंपनी ने अब तक अचीव कर लिए हैं। अब कंपनी को आगे जाने के लिए और इनोवेटिव करने के लिए, फोर्स करने के लिए ट्रेडिशनल स्टेटमेंट से आगे जाना होगा। इसलिए मिस्टर सत्य नादेला प्रपोज्ड न्यू मिशन स्टेटमेंट टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। प्रीवियस मिशन स्टेटमेंट प्रोडक्ट कंप्यूटर पे फोकस करता था, पर आज के ज़माने में कंप्यूटर लैपटॉप, आईपैड और स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गया है। Mr. Satya Nadella changed the focus of mission statement from product focus to customer focus. Are you getting it? Even my channel has mission statement to guide learners to the path of success with easy, sound and profound learning. Clear? Mission statement of organization purpose and helps to address the following questions.
पहला है व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विल द कंपनी ऑफर। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनी का मेन ऑपरेशन है जिसके ऊपर कंपनी वर्क करती है। दूसरा है व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स डज द कंपनी सीक टू टारगेट। कस्टमर्स आर द अल्टीमेट रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ द कंपनी। ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन से कस्टमर्स को टारगेट किया जाए। तीसरा है विच इज द प्राइमरी मार्केट फॉर इट्स ऑफरिंग। प्राइमरी मार्केट्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ इट। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज जियोग्राफीज। एरिया ऑफ ऑपरेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ इट। क्लियर? Company's objective is a precise and measurable future state that the company wants to achieve. ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का पर्पस ही ये है कि क्या करना चाहिए वो स्पेसिफाई करना ताकि कंपनी का मिशन और विजन अचीव कर सके। मेरी चैनल का करंट ऑब्जेक्टिव है सीए फाइनल पेपर 5 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के सारे कॉन्सेप्ट के शॉर्ट कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोज अपलोड करना टू अचीव द मिशन एंड विजन ऑफ द चैनल। गॉट इट? The fundamental purpose of strategic planning and management is to align the vision and mission statements. A company's strategy is directed towards achieving a sustained competitive advantage. जैसे हमने पहले वीडियोस में देखा, competitive advantage प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप की मदद से अचीव किए जा सकते हैं और ये दोनों स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। Strategic cost management is hence closely linked to the vision, mission, and objectives of the company. So, hope you are clear with the concept. Hey guys, let's understand value shop model or service value chain. एक मिनट, value shop model? ये value chain analysis से अलग है? Value chain services के लिए भी तो है, नहीं? तो फिर service value chain क्या है? शांति। वैल्यू शॉप मॉडल या सर्विस वैल्यू चेन एनालिसिस से पूरा अलग है। अगर आपने वीडियो पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर देखा है तो पता होगा कि वैल्यू चेन एनालिसिस वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने और एनालाइज करने पर फोकस करता है, राइट? पर वैल्यू शॉप मॉडल सर्विस सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करता है। मतलब कि अगर मेरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और मेरी सारी एक्टिविटीज परफेक्ट और नेसेसरी है, फिर भी मेरे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा ही इश्यूज है, सेटिस्फाइड नहीं है, तब वैल्यू शॉप मॉडल की हेल्प ले सकता हूँ। कैसे? चलिए समझते हैं इन डिटेल। वैल्यू शॉप मॉडल का एम सर्विस सेक्टर्स के कंपनीज को सर्व करना है। वैल्यू चेन मॉडल फोकस करता है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करने में। लेकिन इस मॉडल में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, ये सिर्फ प्रॉब्लम से डील करता है, मेन एरिया जहां सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसे फिगर आउट करता है एंड फाइनली सॉल्यूशन निकालता है। सो मेन पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम। ये अप्रोच कस्टमर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि वैल्यू क्रिएशन इन प्रोड्यूसिंग आउटपुट फ्रॉम एन इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? वैल्यू शॉप mobilizes resources like people, knowledge, or money to solve specific problems, such as curing an illness or delivering a solution to business problem. The problem could also be how to exploit an opportunity. एक्सप्लॉइट का मतलब है फुल बेनिफिट लेना, मतलब कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना भी इंक्लूड होता है। द शॉप प्रोसेस इज इटरेटिव। इसमें जेनरिक सेट ऑफ एक्टिविटीज को रिपीटेडली परफॉर्म किया जाता है जब तक कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। अंडरस्टूड? ये मॉडल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए बेस्ट है, पर इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स को भी यूजफुल हो सकता है। मतलब कि जिसमें कंपनी का बिजनेस कस्टमर्स के बीच में मीडिएटिंग करना है विथ डिफरेंट फाइनेंशियल नीड्स। दिस आर द इंडस्ट्रीज वेयर इट कैन बी यूज्ड ऑप्टिमली। प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू शॉप मॉडल वैल्यू चेन मॉडल से अलग होती है। फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस मॉडल इज प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को उसके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और जिसे सॉल्व करना जरूरी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसे सॉल्व करना, दैट इज द सेकंड एक्टिविटी इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर दैट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स शैल बी आइडेंटिफाइड।
In the third activity, best among various solutions shall be selected to solve the problem. Choice of solution should be done deliberately to get maximum advantage. उसके लिए अलग अलग तरीके के एनालिसिस करने चाहिए. सॉल्यूशन को चूज करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट हम फोर्थ एक्टिविटी में करेंगे, दैट इज एग्जीक्यूशन. Once it is executed, it shall be controlled or evaluated after some intervals to check whether the execution of solution is going properly or need to change the solution. ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज है. जब भी सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत हो तब ये परफॉर्म की जाती है. अंडरस्टूड? इस मॉडल की सपोर्ट एक्टिविटीज वैल्यू चेन मॉडल जैसी ही है. It includes infrastructure, human resource management, technology development, and procurement. For details of all these activities, refer video part 9 of this chapter. वैल्यू शॉप में मैनेजमेंट, प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉल्यूशंस डिलीवरी, आउटकम मेजरमेंट और लर्निंग जैसे एरियाज पर फोकस किया जाता है. अंडरस्टूड? होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट.